अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में। ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जो जब किसी क्रिस्टल पर हम अप्लाई करते हैं वो क्रिस्टल जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है इटसेल्फ में, और साथ में क्या होता है जो क्रिस्टल है वो इनवेरिएंट रहते जाती है। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स हैं कि जो हैं सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन, रोटेशनल, रिफ्लेक्शन और इनवर्जन। एक 5th टाइप जो है इन सब के कम्बिनेशन से बनती है, मतलब कि 3D में जैसे ये तीनों होते हैं तो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, और ये सारे ऑपरेशन अप्लाई हो जाएं तो स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन जो होता है, इसमें जो होता है हम कंसीडर करते हैं कि एक स्पेसिफाइड पैटर्न जो है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर एक पैटर्न ड्रा करती हूँ। जैसा कि ये हमारा कहें स्पेसिफिक पैटर्न अगर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए तो इसके जो 2 पॉइंट्स हैं इस पैटर्न में जो हैं उनके दरमियान जो है एंगल और इसका साइज जो है, और इन पॉइंट्स के दरमियान जो है क्या है डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान एंगल, इसका साइज और डिस्टेंस तब्दील नहीं होता। और ये जो शिफ्टिंग के दौरान इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये जो पैटर्न है ये रोटेशनल और रिफ्लेक्शन जो है वो शो नहीं कर रहा। तो ऐसी शिफ्टिंग जो होती है, इस तरह की जो सिमेट्री जिनमें पाई जाती है उसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, अब जो हम 1D में अगर देखते हैं, यूं एटम्स एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम को डिफाइन करते हैं, या एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरा एटम कितने फासले पर पड़ा है, इसको हम जिस वेक्टर के जरिए डिफाइन करते हैं वो ट्रांसलेशनल वेक्टर कहलाता है। जैसे कि इस एटम के रिस्पेक्ट में ये एटम जो है a डिस्टेंस पे पड़ा है, तो ये क्या है, हम इसको लिख सकते हैं t = a। इस तरह अगर हम 2D में देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो हमें 2 एक्सिस चाहिए। इसको अगर हम a और इधर हम b कह देते हैं, तो अगर इस एटम को इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है तो ये किस तरह से डिफाइन करेंगे, a + 2b, ये a, ये b + b 2b, तो पहले इधर मूव किया देन ये। ठीक है, अगर इसी तरह से हमें 3D में डिफाइन करना है तो हमें एक मज़ीद एक्सेस की ज़रूरत होगी, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर a, b और c जो है ये हैं हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। और l, m, n जो हैं वो हैं हमारे पास इंटीजर्स। अब तक जो मैंने बात की ये कि ट्रांसलेशनल सिमेट्री में हम ये देखते हैं कि एक स्पेसिफिक पैटर्न स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जब शिफ्ट करता है तो उस पैटर्न के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, एंगल है और जो साइज है वो चेंज नहीं होना चाहिए।
और ये पैटर्न जो है रोटेट भी नहीं करे, मतलब कि अगर ये जिस तरह की ये इसके कॉर्नर और ऊपर चले जाते हैं तो कोई रोटेशन तो नहीं आई इसकी यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग के दौरान। ऐसी सिमेट्री जो होती है ट्रांसलेशनल सिमेट्री कहलाती है। अगर हम ट्रांसमिशन सिमेट्री जो है इसमें एक एटम के रिस्पेक्ट में जो दूसरा एटम पड़ा है उसको डिफाइन करने को एक वेक्टर के जरिए अगर डिफाइन करें तो उस वेक्टर को हम ट्रांसलेशनल वेक्टर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस एटम के रिस्पेक्ट में हमने इसे किया तो ये ए हो गया। इसी तरह 2D में हमने इस तरह से किया, और 3D में अगर हम इस एटम को इसके रिस्पेक्ट जो है डिफाइन कर लें तो ये इधर 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 शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में भी गया, वाई में भी गया, और ये जो है आपके जी में भी गया। ठीक है, तो ये सी ये तीनों के रिस्पेक्ट में गया है, तो फिर इसकी आपके उसके अकॉर्डिंग जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है कि जब हम किसी भी शेप को या किसी भी क्रिस्टल लैटिस को उसके सेंट्रल पॉइंट के गिर्द घुमाते हैं तो 360 मतलब एक पूरा सर्कल की तरह अगर हम उसे घुमा लें तो 360 डिग्री में वो अपनी जो शेप है वो कितनी बार गेन करता है। जैसे सबसे पहले मैं एक जो है यहाँ पर ओवल शेप जो है इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास अगर मैं इसकी इस साइड को ए और इस साइड को बी कह दूं और ये इसका सेंट्रल एक्सिस है तो ये पूरी रोटेशन जो होगी वो 360 की होगी। अब इस पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए अगर मैं इसको घुमाती हूं तो ये जो है एक बार ओवल ने अपनी शेप गेन कर ली एंड नाउ अगेन, मतलब कि 2 बार जो है अपनी ओरिजिनल शेप में ये वापस आ गया। तो अगर हमारे पास ओवल शेप है तो हम कह सकते हैं कि ओवल शेप की सिमेट्री क्या हो गई, 2 फोल्ड। लेकिन ये ओवल शेप भी जो है आपकी 2 फोल्ड सिमेट्री हो गई इसकी। ये एक रैंडम सा पैटर्न है। वैसे अगर हम नेक्स्ट अगर देखते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर है, जैसे कि मेरे पास ये शेप है, इसको अगर हमने इस तरह से घुमाया यहाँ पर 90 के एंगल, यहाँ से 180, अब इसने एक बार अपनी शेप गेन की और ये यहाँ जाकर दोबारा इसने अपनी शेप गेन की। आपकी आसानी के लिए जैसे अगर मैं इस पर ए पॉइंट कंसीडर कर लूँ तो ये ए पॉइंट अभी ऊपर है ना, तो ये 90 ये 180, यहाँ पर ए नीचे है तो ये 180 पे जाकर इसने एक बार अपनी सेम शेप जो है वो गेन कर ली है और ये 360 पे दूसरी बार। तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, 2 फोल्ड सिमेट्री कहलाएगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई रैंडम शेप है उसकी 1 फोल्ड हो जाएगी क्योंकि वो रैंडम शेप लाइक दिस, ये दोबारा 360 पे जाकर ही जो है अपनी शेप दोबारा से ये पैटर्न वैसा सेम हमें दिखने में मिलेगा। ठीक है, तो वो इसकी 1 फोल्ड सिमेट्री। इसी तरह से अगर हमारे पास एक क्यूब है, ये मतलब स्क्वायर है सॉरी, तो इसकी जो है इसको आपने यहाँ से यहाँ घुमाया स्क्वायर ही है, यहाँ से यहाँ घुमाया स्क्वायर ही है, यहाँ से यहाँ और स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी जो है हम स्क्वायर की सिमेट्री जो है हमारे पास हम कहेंगे ये हमारे पास 4 फोल्ड सिमेट्री है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक हेक्सागोन है तो इसकी सिमेट्री जो होती है हमारे पास वो 6 फोल्ड है, क्योंकि ये अगर हेक्सागोन है, ये अगर मैं इसका सेंटर कंसीडर करती हूँ, देखें ये ऊपर है अभी 120, ये अगेन वही शेप 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड 5 फोल्ड एंड 6 फोल्ड। तो हेक्सागोन जो है इसकी हमारे पास कितनी, ये सारे एंगल जो हैं 120 के हैं, इसकी जो है हमारे पास 6 फोल्ड सिमेट्री आती है। अब यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है सेंट्रल एक्सिस से एंगल ऑफ रोटेशन जो है उसको हम 2 पाई और
ये 2 पाई जो आपका 360 के बराबर होता है। यहाँ पर n जो है ये 1 2 3 4 और जो है 6, यही जो है इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि ट्रांसलेशनल सिमेट्री जो है वो हमें बताती है कि एटम पैटर्न जो है वो इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि उनके दरमियान कोई भी स्पेसिंग नहीं हो। मतलब अगर ये मैं पैटर्न इस तरह से अरेंज करती हूँ, सेम है जो है मैं इसके साथ इस तरह से इधर आ जाएगा, ऐसा ही पैटर्न ऐसा ही इधर आ जाएगा, तो इनके दरमियान कोई भी स्पेसिंग नहीं बचेगी। लेकिन अगर मैं एक पेंटागन जैसे ये शेप है मेरे पास, इसके साथ जैसा कि मैं यहाँ पर अगर पेंटागन की ये एक शेप ड्रा करूँ और ये इसके साथ इधर यूं ही ड्रा करती हूँ, तो पेंटागन्स जो हैं आपस में मिलकर इनके दरमियान जो है कुछ स्पेसिंग रह जाती है। आप अगर स्पेसिंग इसको ड्रा करेंगे तो इनके दरमियान जो है मिलने से कुछ स्पेसिंग रह जाती है। तो वो जो स्पेसिंग है वो नहीं होनी चाहिए इस ट्रांसलेशन सिमेट्री के मुताबिक। इसलिए जो है हमारे पास ये जो सिमेट्रीज हैं, सिर्फ यही सिमेट्रीज जो हैं रोटेशनल सिमेट्रीज, इन्हीं में पाई जाती, इस फोल्ड की सिमेट्रीज पाई, मतलब कि 6 फोल्ड ही हो सकता है। 6 फोल्ड से ज़्यादा या 5 फोल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे लैटिसेस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये तो था आपका रोटेशनल सिमेट्री का, जिससे हमने सिर्फ ये पढ़ा कि किसी भी जो लैटिस है उसको अगर हम उसके सेंट्रल एक्सिस के गिर्द घुमाते हैं 360 एंगल से, तो वो 360 एंगल तक रोटेशन कंप्लीट करने के दौरान जितनी बार उसकी जो शेप है हमें दोबारा देखने में मिलती है, उतने फोल्ड ही उसकी सिमेट्री है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इसके दरमियान से ये एक, इसको हम इस तरह से करेंगे, इसको एक लाइन या एक प्लेन जो है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो इसका ये हाफ इसके इधर वाले हाफ की रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसी सिमेट्री जिनमें पाई जाती है वो कहलाती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अगर हम इधर भी लाइन ड्रा करें, ये अगर मैं सेंटर में, सॉरी ये थोड़ी ऊपर ड्रा होगी, अगर ये सेंटर में हो तो ये जो है क्या है, इधर वाला हाफ भी इसका मिरर रिफ्लेक्शन होगा। ऐसी सिमेट्री जिनमें पाई जाती है वो कहलाती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। आगे है हमारे पास इनवर्जन सिमेट्री। इनवर्जन सिमेट्री भी जो है वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री की तरह ही है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री में हम प्लेन के गिर्द रिफ्लेक्शन देखते हैं कि ये प्लेन हमने रख दिया, अगर हम शीशे के गिर्द इसको आधा, मतलब कि अगर इसको इतने हिस्से को हम हाफ करके शीशे के पास रखेंगे तो हाफ जो है हमारे पास ऐसा ही पैटर्न शीशे में भी दिखेगा। ठीक है, ऐसे था ना। अब इन्वर्जन में ये है कि हम प्लेन के जरिए इसको इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मतलब 2 हिस्सों में नहीं करते हैं, बल्कि हम सपोज कर लेते हैं। अच्छा, और इन्वर्जन जो होती है वो जस्ट 3D में होती है। ठीक है, इन्वर्जन जो होती है 2D या 1D में है जो है वो इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होती। और जो जिस पॉइंट इन्वर्जन हमारी जिस पॉइंट के थ्रू होती है उसको हम रिफ्लेक्शन, सॉरी उसको हम इन्वर्जन सेंटर या फिर इन्वर्जन सेंटर कहते हैं उसको, या फिर उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट कहलाता है, ये जो पॉइंट है ये ऐसा लैटिस पॉइंट होगा कि जिसके थ्रू लैटिस पॉइंट जो होगा इन्वर्ट होकर दूसरी तरफ इन्वर्ट दिखाए। मतलब कि ये जो लैटिस पॉइंट है, अगर ये इस मॉलिक्यूल के साथ एक तरफ से है, ये बिल्कुल अगर सेंटर में हमने इसको सपोज कर लिया, तो ये अगर इस मॉलिक्यूल के साथ सेंटर में है तो दूसरी तरफ इन्वर्ट होकर हमें दूसरी तरफ भी वैसा ही दिखाए।
ठीक है। तो इस तरह की सिमेट्री, मतलब कि अगर इस पॉइंट से एक तरफ के एक्सिस जो हैं वो ए बी सी हैं, तो दूसरी तरफ -a -b और -c। इस पॉइंट से अगर हम एक तरफ देखते हैं तो ए बी सी नज़र आए, और दूसरी तरफ जो है वो ये है -b -c और -d। डेफिनेटली अगर हम एक को सेंट्रल एक्सिस कंसीडर करेंगे, एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव एक्सिस ही होते हैं ना, एक्सिस पॉजिटिव ऊपर नीचे या फिर परपेंडिकुलर। तो इस तरह की जो इन्वर्जन है इसको हम कहते हैं इन्वर्जन सिमेट्री। अब जो हमारे पास ये सिमेट्रीज हैं, जब ये तीनों सिमेट्रीज एट अ टाइम पाई जाएं तो उसको हम पॉइंट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और जब ये चारों जो हैं वो मिलकर स्पेस ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। और हमने कहा था इन्वर्जन सिमेट्री जो होती है वो किसमें, रोटेशनल जो 2D में नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ जो होती है ये दो होती हैं। तो ये 2D के लिए पॉइंट ग्रुप होगा और तीनों मिलकर 2D के लिए ये स्पेस ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो था वो यहीं तक का था।